सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में मैं आप लोगों को विद्यालय में आने वाली शासन की ओर से जो राशियां होती है उनके आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करने के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र किस प्रकार हमें तैयार करना है, या जो अभी 22 जून को जो राज्य शासन की ओर से पत्र जारी हुआ है, जैसा कि आप उस पत्र को यहाँ पर देख रहे हैं, उस पत्र के अनुसार हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना है। हम किस प्रकार इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को तैयार करेंगे, राशियों का विवरण किस प्रकार देंगे, और पासबुक में जो राशि दर्शाई जा रही है और जो कुछ अंतर आ रहा है उस अंतर का क्या कारण है, मैं वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं जो पत्र यहाँ पर बताया जा रहा है उस पत्र को पढ़कर बताता हूँ कि इसमें कौन सी जानकारी दी गई है। इसके पश्चात आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र जो भरा हुआ है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमें इस प्रकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना है। तो देखिएगा, पत्र यहाँ मोबाइल में पढ़कर बता रहा हूँ कि विषय दिया हुआ है कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत शाला प्रबंधन समितियों के खाते में 31 मार्च 2020 की अवशेष राशि के संबंध में यह पत्र है। और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या विवरण दिया गया है कि जैसा कि विदित है कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत शाला प्रबंधन समितियों के बैंक खाते में विभिन्न गतिविधियां जैसे एकीकृत शाला आकस्मिक निधि, शिक्षक निधि, शाला भवन मरम्मत निधि, गणवेश, बाल सभा, विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज, खेल, शारीरिक शिक्षा, शाला सुरक्षा, परीक्षा, प्रतिभा पर्व, विभिन्न निर्माण कार्यों आदि के मदों की राशियां प्रतिवर्ष अग्रिम के रूप में जारी की जाती हैं। साथ ही शाला प्रबंधन समितियों के खाते में ब्याज की राशियां भी जमा होती हैं। जिलों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह देखने में आया है कि शाला प्रबंधन समिति स्तर पर अत्यधिक राशि अग्रिम के रूप में शेष है। अतः शाला प्रबंधन समिति स्तर पर कुछ ऐसे मदों की राशियां भी उपलब्ध हैं जिनका अब उपयोग नहीं होना है, जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल, गणवेश, मॉडल क्लस्टर, बैंक ब्याज इत्यादि। ठीक है। समस्त शाला प्रबंधन समितियों के दिनांक 31/3/2020 यानी 31 मार्च 2020 की स्थिति में उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्रित कर इनके खातों में संलग्न प्रपत्र में राशि का मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराएं तथा अनुपयोगी मदों की राशियों को जिले स्तर के समग्र शिक्षा योजना एवं राज्य योजना के बैंक खाते में जमा करावें। उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर इन मदवार वापस प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि को अंकेक्षण में आ रहे अग्रिम के विरुद्ध समायोजन करावें। आगे दिया हुआ साथियों, इस संबंध में संदर्भित पत्र के द्वारा ईपीईएस में शामिल होने वाली प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए पूर्व में निर्देशित किया गया है। जो शालाएं प्राथमिक और माध्यमिक एक ही परिसर में है वो एक हो गई हैं, तो उसके संबंध में पूर्व में जो पत्र जारी हुआ है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों, इस तरह से इस पत्र में जानकारी प्रदान की गई है और हम लोगों को तैयार करना है उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो साथियों, सीधे चलते हैं हम उपयोगिता प्रमाण पत्र पर और वहीं से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से हमको राशियों का विवरण देना है और उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रारूप को, जो कि मैंने उदाहरण स्वरूप तैयार किया है। आप यहां पर देखेंगे सबसे ऊपर शाला प्रबंधन समिति का उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष, आपको यहां पर वर्ष भर देना है। ठीक है। यहां पर शाला का डाइस कोड भरेंगे और यहाँ नीचे शाला का नाम। आगे देखेंगे तो बैंक खाता क्रमांक और उसी बैंक का IFSC कोड, जिले का नाम और विकास खंड का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम आगे देखें यहाँ पर, तो इस प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र के इस प्रारूप में कुल 9 खंड दिए गए हैं। ठीक है। पहला खंड है संख्या क्रमांक का, दूसरा खंड है मद का नाम, यानी जो मद दी गई हैं इन मदों का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है। इसमें कुल 50 मदों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर प्रारंभिक शेष राशि 1 अप्रैल की स्थिति में। साथियों, जो राशि इन मदों में जो पहले की राशि हमारे पास है शेष, उसको यहाँ भरना है। इसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त राशि, यानी इन मदों में वर्ष के दौरान जो अग्रिम राशि हमको जमा होती है, प्राप्त होती है, वो राशि का विवरण। इसके बाद में वर्ष में कुल उपलब्ध राशि, यानी ये प्रारंभिक शेष और वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को जोड़ देंगे और
उन दोनों का जो योग है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आगे हम देखेंगे तो वर्ष में व्यय की गई राशि यानी कुल उपलब्ध राशि में से कितनी राशि को हमने पूरे वर्ष में व्यय किया है उस राशि का विवरण यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम देखेंगे तो फिर जो राशि हमने व्यय की है उस राशि को उपलब्ध राशि में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शेष उपलब्ध राशि यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अब आगे क्या होगा कि शेष उपलब्ध राशि में से कितनी राशि को हमने जिले में वापस भेजा है, यदि भेजा है तो उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अंततः अंत में हमारे खाते में कितनी राशि उपलब्ध है, कितनी राशि शेष बची है उसका विवरण यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इन खंडों में तो जो खंड नंबर 5 है इसमें आएगा खंड नंबर 3 और 4 का योग, और खंड नंबर 7 में देखेंगे तो ये खंड नंबर 5 और 6 का जो अंतर है वो आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर कॉलम नंबर 9 में कॉलम नंबर 7 और 8 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं हम यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो पहला मद जो है साला एकीकृत निधि या साला आकस्मिक निधि, तो देखिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए साला आकस्मिक निधि में 2650 रुपये हमारा प्रारंभिक शेष है पहले का बचा हुआ खाते में। ठीक है, और वर्ष के दौरान हमको 25,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो इस तरह इन दोनों का योग कर देंगे तो वर्ष के लिए कुल उपलब्ध राशि हो जाएगी 27,650 रुपये। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखेंगे वर्ष में यदि हमने व्यय किया है हमारे विद्यालय में तो यदि कुल व्यय हुआ है 26,410 रुपये, तो इस तरह जो शेष बच जाएगी यानी कुल मिला के जो उपलब्ध राशि थी उसमें से हम व्यय राशि को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, शेष उपलब्ध राशि आ जाएगा, है ना। तो यहाँ शेष उपलब्ध राशि मतलब 1,240 रुपये। अब वर्ष में जिले में वापस भेजी राशि यदि हमने आकस्मिक निधि में से कोई राशि नहीं भेजी है तो निरंक आ जाएगा, या यदि भेजी है तो उस राशि को भर देंगे। और यहाँ पर जो खाते में उपलब्ध अंतिम शेष राशि जो कौन सी वाली आएगी, यदि आपने वर्ष में भेजा है वापस भेजा है तो उस राशि को जो शेष उपलब्ध राशि में से घटा देंगे और अंतर यहाँ आ जाएगा, और नहीं भेजा है तो यही राशि यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हम आगे देखेंगे तो गणवेश की राशि, तो गणवेश की राशि साथियों यदि आजकल क्या होता है जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों के मान से, विद्यार्थियों के मान से ही राशि आती है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में कुल 30 बच्चे हैं तो 600 के हिसाब से कुल 18,000 रुपये जो आपके खाते में राशि आएगी। अंतिम शेष मान लो निरंक है तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ष के दौरान प्राप्त राशि 18,000 और वर्ष में कुल उपलब्ध राशि भी 18,000 हो जाएगा और व्यय की गई राशि 18,000, क्योंकि हमें अपने विद्यार्थियों के खाते में पूरी राशि को डिपॉजिट करनी होती है। तो शेष उपलब्ध आ जाएगा निरंक, और इस तरह वर्ष जिले में भेजी गई राशि भी निरंक और खाते में उपलब्ध राशि भी निरंक आ जाएगा। इस तरह साथियों आगे मत देखेंगे तो खेल और शारीरिक शिक्षा, उदाहरण के साथियों प्रारंभिक शेष मान लिया जाए 700 रुपये है और वर्ष के दौरान 5,000 रुपये की राशि हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह कुल उपलब्ध राशि वर्ष के लिए हो जाएगी 5,700 रुपये, और वर्ष में व्यय की गई राशि मान लिया जाए आपने 4,300 रुपये व्यय किया है तो शेष उपलब्ध राशि 1,400 आ जाएगी, और 1,400 में से मान लिया जाए आपने जिले को वापस भेजी राशि 1,400 रुपये, तो अंतिम शेष आपके पास क्या आ जाएगा, निरंक आ जाएगा, है ना। इस तरह साथियों यहाँ पर अन्य मदों को आप देखेंगे, मैंने उदाहरण के स्वरूप इनका जो प्रारंभिक शेष दर्शाया है उदाहरण के लिए और देख लीजिए। यहाँ पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये मान लो माध्यमिक शाला या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए आता है। ठीक है, ये प्रारंभिक शेष निरंक है मान लिया जाए और ये राशि 9,000 रुपये हमको वर्ष के दौरान प्राप्त हुई, और कुल उपलब्ध राशि भी 9,000 हो जाएगी, है ना, क्योंकि प्रारंभिक शेष कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर 9,000 ही हो जाएगी। और वर्ष में मान लो हमने आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए, बालिकाओं की आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए 7,450 रुपये व्यय किया है, तो कितना व्यय हो गया 7,450, तो ये इसमें से घट जाएगा और अंतिम शेष क्या हो जाएगा 1,550 रुपये। और जिले में मान लो आपने वापस भेज दी इस राशि को तो 1,550 रुपये, तो हमारे बैंक खाते में क्या जाएगा, जो शेष उपलब्ध राशि नीला आ जाएगा। इसी तरह अगले इसमें देखेंगे साथियों यहाँ पर आसपास की खोज में मान लो प्रारंभिक शेष हमारे पास में 460 रुपये है, 3,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, और वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 3,460 रुपये हो गई। हमने व्यय कर दिया 3,200 रुपये, हमारे पास शेष उपलब्ध राशि 260 बची। हमने मान लो जिले को वापस नहीं भेजा तो अंतिम शेष 260 रुपये हमारे पास बच जाएगी। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जो मद हैं इन मदों की जो राशियां हैं मैंने यहाँ पर प्रारंभिक शेष इस खंड में दर्शा दिया है और वर्ष के दौरान जो राशि हमको प्राप्त हुई उसे यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, और कुल उपलब्ध राशि यानी इन दोनों खंडों का योग करके फिर मैंने यहाँ दर्शा दिया है, और उस मद की राशि हमने कितनी व्यय की है उसको यहाँ दर्शा दिया है। और इसके बाद में
हम जब जो उपलब्ध राशि उसमें से व्यय की गई राशि को घटा करके यहाँ पर शेष उपलब्ध राशि यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो वर्ष में जिले में वापस भेजी गई राशि को यहाँ दर्शाया है। यदि जो राशि हम बेचते हैं तो उसको यहाँ दर्शाएंगे और जो खाते में जो अंतिम उपलब्ध शेष राशि है उसको हम यहाँ पर दर्शा देंगे। अब साथियों इतना कुछ दर्शाने के बाद में एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम यहाँ नीचे कुल योग के कॉलम में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मान लिया जाए यहाँ पर प्रारंभिक शेष राशि 6,590 रुपये हमारे पास थी समस्त मदों की, ठीक है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर जो वर्ष के दौरान हमको जो राशि प्राप्त हुई है वो है 69,400 रुपये सभी मदों की। तो इस तरह इन दोनों का योग कर देंगे तो 75,990 रुपये, ठीक है। 75,990 रुपये ये प्राप्त हो गए। इसके बाद जो हम वर्ष के दौरान समस्त मदों की राशि को हमने व्यय किया वो मान लो 67,290 रुपये हुई, ठीक है। तो अब 75,990 में से 67,290 को घटा देंगे तो इस तरह 8,700 रुपये हमारे पास में शेष उपलब्ध राशि बच जाएगी। और यहाँ पर फिर जब हम जिले को जो वापस राशि भेजेंगे, मान लो हमने भेजा है, इन समस्त राशियों को योग करेंगे तो 4,500 रुपये हमने भेजा, तो इस तरह अंतिम शेष जो हमारे खाते में बचेगी 4,200 रुपये। साथियों आपको ये जो प्रारंभिक शेष के समस्त मदों को जोड़ करके यहाँ पर इस तरह वर्ष में प्राप्त राशि को योग करके यहाँ पर आपको पूरा योग करना है, ठीक है। इस समस्त राशियों का योग करके यहाँ पर देखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का योग करके यहाँ देखना है, ठीक है। और जो खर्च की गई राशि को इसमें से घटाना, तो ये जो है आपका विवरण ये एकदम सही आना चाहिए। यहाँ यदि किसी प्रकार का अंतर आता है इसका मतलब आपने यहाँ पर सही योग नहीं किया है, ये पूरा मिलान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और साथियों आगे मैं अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या होगा, आपके जो खाते में उपलब्ध राशि आपकी 4,200 रुपये मान लो आप बता रहे हैं, किंतु आपकी जो बैंक पासबुक है मान लिया जाए वो बता रही है 9,200 रुपये बता रही है, अर्थात 5,000 रुपये ज़्यादा बता रहा है पासबुक में, किंतु आपके पास अंतिम शेष केवल 4,200 रुपये ही है। तो ऐसा क्यों? तो साथियों ये अंतर ये होगा क्योंकि यदि आपने किसी को चेक काट कर दिया है, मान लिया जाए 5,000 रुपये का चेक काट कर दिया है और उसने चेक नहीं भुनाया है तो वो राशि आपके खाते में ही दिखाएगी, इसलिए पासबुक में आपको दर्शाई हुई राशि दिखाई देगी। इसलिए आपको उसके लिए विवरण देना होगा कि हमने अमुक व्यक्ति को 5,000 रुपये की राशि का भुगतान करते हुए चेक काटा है, किंतु उन्होंने चेक को नहीं भुनाया है, इस वजह से पासबुक में 5,000 की राशि का बैलेंस अतिरिक्त बता रहा है। इस तरह आपको बताना पड़ेगा। तो साथियों इस तरह से हम यह उपयोगिता प्रमाण पत्र को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं सीधे अब व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र किस प्रकार से तैयार करना है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।